हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं। आज उसका दूसरा दिन है। अगर आपने पहला मॉक नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें भी 25 क्वेश्चन का मॉक था और एक एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग बनाते रहेंगे और उसको याद करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए, क्योंकि इससे आपकी तैयारी को पता चलेगा कि आप कितने तैयार हैं। और ये एसएससी जीडी में 100% पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष रण उत्सव का आयोजन होता है? कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुजरात। गुजरात में ही उत्तरायण उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में ही जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता है और दूसरा गुड़ी पड़वा उत्सव मनाया जाता है। गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा। मध्य प्रदेश की बात की जाए, यहाँ लोक रंग उत्सव मनाया जाता है, एक खजुराहो का उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान की बात की जाए तो गणगौर उत्सव, याद रखिएगा गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसा का लीनिंग टावर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इटली। पीसा का लीनिंग टावर किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। पीसा का जो लीनिंग टावर है वो इटली देश में है। पीसा का लीनिंग टावर मध्यकालीन यूरोप की सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से एक है। ध्यान रखिएगा इसको, यूरोप की सबसे उल्लेखनीय संरचनाओं में से यह एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ, शतरंज। इसका आंसर सबको करना है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। टाइगर वुड्स किस देश के थे? तो अमेरिका देश के ये रहने वाले थे। बात की जाए फुटबॉल की, कुछ फुटबॉल के प्रमुख खिलाड़ियों का नाम देख लेते हैं, जैसे रोनाल्डो, मेसी, नेमार, ये सब सारे टॉप फुटबॉलर हैं। टेनिस की बात की जाए तो टेनिस में फेमस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, राफेल नाडाल या नोवाक जोकोविच। ये सारे क्या हैं? परफेक्ट प्लेयर हैं टेनिस के। गोल्फ की बात की जाए, गोल्फ की हम लोग देख चुके हैं। शतरंज के देखते हैं। शतरंज में आपके आ जाएंगे मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद। ये सब प्रमुख खिलाड़ी हैं और ये हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है, आप लोग को बताना है जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो भरतनाट्यम नृत्य है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ का लोक नृत्य का नाम कथक है। ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ का कुचिपुड़ी नाम है। अगर केरल की बात की जाए तो यहाँ मोहिनी अट्टम और कथक कली। ध्यान दीजिएगा, केरल में कली जुट जाता है, कथक तो वही है, कली जुट जाता है, और उत्तर प्रदेश का कथक। ध्यान रखिएगा दोनों में अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ट्विटर का सह संस्थापक है? ट्विटर जो हम लोग चलाते हैं, यूज करते हैं, उसका सह संस्थापक का नाम बताना है। ऑप्शन है बिल गेट्स, नारायण मूर्ति, जैक डोर्सी या टिक बैरन्स-ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैक डोर्सी। जो ट्विटर का संस्थापक है वो कौन है? जैक डोर्सी। ट्विटर की बात आई है, ट्विटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 2006 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित इसका मुख्यालय है। ऐसे हम लोग हर क्वेश्चन के साथ डिटेल्स जानते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा है जिससे युद्ध जीतने के बाद साम्राज्य का त्याग कर दिया था। आपको ऐसे राजा का नाम बताना है जो युद्ध तो जीता लेकिन उसके बाद त्याग कर दिया। ऑप्शन है हर्षवर्धन, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या चंद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जो थे दुनिया के ऐसे राजा थे जिसने युद्ध तो जीता, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ये किस वंश से थे? बार बार एग्जाम में आता है, पिछले मॉक में भी आया था। तो ये मौर्य वंश के थे। किस वंश से थे? मौर्य वंश के थे। किस युद्ध के बाद ऐसे इन्होंने फैसला किया था? तो कलिंग का युद्ध। याद रखिएगा, कलिंग के युद्ध जीतने के बाद अशोक ने ऐसा फैसला किया था। ये कब हुआ था? कलिंग के युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
आप लोग इस सारे डिटेल्स फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी गिरी श्रेणी से है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। पूछ देता है कावेरी किस राज्य से होकर बहती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, अरुण शौरी, अमृता प्रीतम या महाश्वेता देवी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के नज़र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। जो अ सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ। थोड़ा इसके बारे में अब जानकारी लेते हैं हम लोग। विक्रम सेठ की एक और पुस्तक है द गोल्डन गेट। याद रखिएगा, विक्रम सेठ की एक और पुस्तक का नाम द गोल्डन गेट। अरुण शौरी की बात की जाए तो इन्होंने हिंदुज़ में लिखा था। कौन सा बुक लिखा है? हिंदुज़ में। अमृता प्रीतम की बात की जाए तो इन्होंने पिंजर नामक बुक लिखा है, उपन्यास। महाश्वेता देवी की अगर बात की जाए तो इन्होंने रुदाली नामक पुस्तक लिखा है। ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल किस महीने के अंत में बोई जाती है? ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी। तो रबी की फसल नवंबर के अंत में बोई जाने वाली फसल है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। सर्दियों के मौसम में बोई गई फसलें रबी फसल कहलाती है। रबी फसल कौन कहलाती है? जो सर्दियों के मौसम में बोई जाए, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। ये सब क्या है? सारे के सारे रबी फसल है जो नवंबर के अंत में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन अब, निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी एक सरीसृप नहीं है? इसमें से बताना है कौन एक सरीसृप नहीं है और कशेरुकी हो। ऑप्शन है मगरमच्छ, छिपकली, पेंगुइन या कछुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंगुइन। ये साइंस से क्वेश्चन है। पेंगुइन जो है एक कशेरुकी तो है लेकिन सरीसृप नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे में बहुत बार पूछ लिया गया है और इस बार एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है। यह एक फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित है। किस कॉर्डेटा से संबंधित है? तो फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग को बताना है एक ऐसा सरीसृप का नाम बताना है जो जीवित बच्चा का जन्म देता है, अंडा नहीं देता है। आप लोग को उसका नाम बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नाखून, तराजू और हड्डियाँ क्या है? नाखून, तराजू और हड्डियाँ क्या है? एक जैव निम्नीकरण है या गैर जैव निम्नीकरण है, जैव संचय है या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से फटाफट आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो यह एक जैव निम्नीकरण है। क्या है? नाखून, तराजू और हड्डियाँ क्या है? एक जैव निम्नीकरण है। जो वातावरण में विघटित हो जाए उसे जैव निम्नीकरण कहते हैं। इसके बारे में जान लीजिए। जैव निम्नीकरण किसको कहा जाता है? जो वातावरण में विघटित हो जाए, मतलब सड़ गल जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैव निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी भारत का सर्वोच्च सम्मान है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप लोग को बताना है। जो साहित्य अकादमी है भारत का सर्वोच्च सम्मान, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है साहित्य में? तो साहित्य अकादमी। यह साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। साहित्य अकादमी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी की स्थापना 1955 में पहला पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया था? तो आर.के. नारायण। इनकी बुक का नाम आपको याद है? आर.के. नारायण किस बुक को लिखे थे? तो लिखे थे द गाइड के लिए। द गाइड कौन सा बुक लिखे थे? द गाइड। और इसी बुक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार का पहला अवार्ड 1955 में दिया गया। बार बार क्वेश्चन आता है यह कितने भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा भारी उद्योग विकास का एक पर्याय है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महालनोबिस या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कमेंट में आप लोग इसका आंसर कीजिए। वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि भारी उद्योग जो है विकास का एक पर्याय है? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। और हाँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, नए हैं आप तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह बोला गया कि भारी उद्योग जो है विकास का एक पर्याय है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ जानते हैं। ये पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, ये आप लोग को याद होगा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। पीसी महालनोबिस की बात की जाए तो ये भारत की पहली योजना समिति के सदस्य रह चुके हैं। भीमराव अंबेडकर जो कि मसौदा समिति, जो संविधान सभा का मसौदा समिति था, उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। बार बार पूछता है कि संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। एकदम दिमाग में बैठा लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत की निम्न में से कौन सा स्थान है, ये बताना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक बताना है। तो इसमें 139 नंबर पे भारत चला गया है, ये बहुत बुरी बात है। बात की जाए पहले नंबर पे वर्ल्ड हैप्पीनेस में, तो ये है फिनलैंड। कौन है, फिनलैंड। 105 नंबर पे है आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान। 101 पर है बांग्लादेश। 84 नंबर पे है चाइना। तो ये सब देश हमारे देश से आगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से हिंदू संत के हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य के रूप में थे। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा संत का नाम आप लोग को बताना है जो कि हिंदू संत थे लेकिन उनके हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य के रूप में रहते थे। ऑप्शन है श्री चैतन्य, रामानंद, रविदास या तुक्काराम। कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री चैतन्य। श्री चैतन्य जी जो थे एक हिंदू संत थे और इनके हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य थे और इन्होंने आधुनिक वैष्णववाद के संस्थापक भी माना जाता है। आधुनिक वैष्णववाद के संस्थापक माना जाता है। रामानंद की बात कर लिया जाए तो ये कबीरदास, नाम सुना होगा आप लोगों ने कबीरदास का, और रविदास, दोनों लोग के क्या थे, गुरु थे। रविदास की बात की जाए तो ये रविदासिया संप्रदाय के संस्थापक थे। रविदासिया संप्रदाय के संस्थापक थे। तुकाराम की बात की जाए तो ये मराठी कवि थे। क्या थे, मराठी कवि और मराठी संत थे। इतना आप लोग को इस क्वेश्चन से नॉलेज मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संपर्क बल का एक उदाहरण है। आप लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से संपर्क बल का कौन सा उदाहरण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन है चुंबकीय, विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण या फिर घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल। घर्षण बल जो है संपर्क बल का एक बहुत अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, तो लोकतंत्र व्यवस्था है। ऑप्शन है चुनाव, विधि नियम, स्वतंत्र न्यायपालिका, किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता। आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ा कीजिए उसके बाद आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता। लोकतांत्रिक देश में ऐसी बात नहीं लिखी गई है कि आप किसी धर्म को प्राथमिकता दीजिए, सारे धर्म हमारे एक समान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 2021-2022 से किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया कार्यक्रम को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाया गया है जो 2021-22 में होने वाला था। अब वो कब होगा, तो अब वो 2025 से लेकर 2026 के बीच में खेला जाएगा। कौन सा खेलो इंडिया कार्यक्रम। बात इसकी की जाए खेलो इंडिया कार्यक्रम की, तो इसका पहला आयोजन कब हुआ था, 2018 में। कहाँ, दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम का पहला आयोजन दिल्ली में। उसके बाद अभी चौथा होने वाला था, कहाँ होगा, हरियाणा में होगा। कहाँ होगा, हरियाणा के पंचकुला स्थित स्थान पे होगा। अगला क्वेश्चन, उस अजैविक कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण की हानि होती है। ये अक्सर आप लोग को आंसर इसका पता होना चाहिए। भारत उस अजैविक कारक की पहचान करना है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण की हानि होती है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, कृंतक, नमी या घुन। तो नमी लगने से अनाज की भंडारण खराब होती है। आप लोग को पता होगा, गांव में होंगे, घरों में जब अनाज रखा जाए तो उसको नमी से बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रतिभा सिंह पाटिल। चलिए आप लोग इसका फटाफट आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। क्या थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस से क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधा किस भाग से प्राप्त करता है। ऑप्शन है मूल रोम, रंध्र, पत्तियों की शिरा या पंखुड़ियाँ।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र के द्वारा पौधा जो है, जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन, उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। ऐसा संरचना का नाम बताना है जो कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन हड्डियां नहीं है। ऑप्शन है दांत, बाल, नाखून या खुर। जो खुर होता है ना वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दांत। सही आंसर क्या हो जाएगा? दांत जो है कंकाल प्रणाली का हिस्सा तो है लेकिन ये हड्डी में नहीं आता है। बात की जाए हड्डी की तो आप लोग को पता होगा शिशुओं में कितनी हड्डी होती है? 300। और वयस्क मानव में कितनी हड्डी होती है? 206। दोनों याद रखना है, शिशुओं में 300 और वयस्क में 206। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु को किस धातु के रूप में जाना जाता है? जो तांबा है और जस्ता है दोनों को मिलाने से कौन सा धातु बनता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है कांस्य, एल्युमिनियम, पीतल, तांबा। कमेंट कीजिए इसका आंसर और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कीजिए आपका कितना सही हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीतल। पीतल में क्या क्या मिला रहता है? तांबा मिला रहता है और जस्ता। कांस्य की बात की जाए तो इसमें तांबा और प्लस टीन मिला रहता है, तांबा और टीन। एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो यह बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। बार बार क्वेश्चन आता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य मगरमच्छों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है? आप लोग को 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है कि कौन सा अभयारण्य मगरमच्छों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सीता माता अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कैला देवी अभयारण्य या सिमलीपाल अभयारण्य। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। मगरमच्छों के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध अभयारण्य का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। कहाँ मगरमच्छ पाया जाता है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में, जो कि एक फेमस है मगरमच्छों के लिए। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को कवर करता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को ये कवर करता है। कौन? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। इसके बारे में डिटेल्स में जान लीजिए, काम देगा एग्जाम में। बात की जाए सीता माता अभयारण्य की तो इसमें उड़ने वाली गिलहरी, याद रखिएगा, उड़ने वाली गिलहरी रखी जाती है। किसमें? सीता माता अभयारण्य में। कैला देवी की बात की जाए तो यह जंगली लोमड़ी के लिए फेमस है। जंगली लोमड़ी है, चिंकारा चीतल है, ये सब कैला देवी में पाई जाती है। तो आज का हम लोग का सेट ख़त्म होता है। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये बार बार हम बता रहे हैं, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इस बार एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट 3rd मॉक के साथ कल। बाय।